जर्मनी एक ऐसा देश जहां आप पब्लिकली पार्क और स्ट्रीट्स में ड्रिंक कर सकते हैं। एक ऐसा देश जहां हॉर्न बजाना सख्त मना है। आपको सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में हॉर्न बजाने की इजाज़त है और अगर बिना रीज़न के हॉर्न बजाया तो फाइन भी लग सकता है। जर्मनी सेंट्रल यूरोप की एक इम्पॉर्टेंट और डाइवर्स कंट्री है। ये अपने रिच हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और स्टनिंग लैंडस्केप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ की कैपिटल सिटी बर्लिन एक कल्चरल हब है जहाँ हिस्टोरिक लैंडमार्क्स जैसे ब्रैंडेनबर्ग गेट और बर्लिन वॉल की रूइंस मिलती हैं। जर्मनी अपनी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और खूबसूरत इमारतों के लिए मशहूर है। टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी में भी जर्मनी का मुकाबला नहीं है। ये अपनी कार्स जैसे कि ऑडी, BMW और मर्सिडीज के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इन कारों को लग्जरी कार्स बोला जाता है। इसका नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जर्मनी का फूड और बियर कल्चर भी दुनिया भर में पॉपुलर है और यहाँ का अक्टूबर फेस्ट सारी दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करता है। So, hello everyone, welcome back to AG Tours. I hope you guys are doing perfectly alright. तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जर्मनी कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ रहने का क्या इंतज़ाम है, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वेजिटेरियंस के लिए भी मैं सब कुछ बताऊंगी और आप यहाँ पर किन किन जगहों को घूम सकते हैं। आखिरी में एक टोटल बजट ट्रिप के बारे में भी बताऊंगी कि आपका कितना पैसा खर्च होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है करेंसी। तो 1 यूरो इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 90 इंडियन रुपीज़, यानी कि यूरो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है वीज़ा, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी नई कंट्री को बिना वीज़ा के विजिट नहीं कर सकते हैं। तो जर्मनी का वीज़ा लेना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, बस आपको अपनी ट्रिप के टाइप के हिसाब से वीज़ा अप्लाई करना होता है। जर्मनी में ट्रैवल करने के लिए सबसे कॉमन जो वीज़ा है वो है शेंगन वीज़ा, जो आपको पूरे शेंगन एरिया यानी कि जर्मनी, इसके अलावा 26 यूरोपियन कंट्रीज़, इन सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए आपको सिर्फ शेंगन वीज़ा लेना पड़ता है। तो अगर आप जर्मनी के अलावा भी आसपास की कंट्री घूमना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इन वीज़ा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमन जो टाइप है वो है टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप जर्मनी घूमने जा रहे हैं तो आपको शेंगन शॉर्ट स्टे वीज़ा चाहिए होगा। ये वीज़ा 90 दिन के लिए वैलिड होता है और इसका कॉस्ट अराउंड 90 यूरोज होता है, यानी कि करीब 8,000 रुपये। दूसरा टाइप होता है बिजनेस वीज़ा। अगर आप वहाँ पर बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड होता है स्टूडेंट वीज़ा, जो कि अब्रॉड पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए लगाया जाता है। और फोर्थ होता है फैमिली वीज़ा। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर जर्मनी में रहता है और आपको उनसे मिलने जाना है तो आप ये वाला वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, वीज़ा के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा खर्चीली चीज़ है वो है फ़्लाइट टिकट्स। इंडिया से जर्मनी के लिए फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस में अवेलेबल हैं और आप डायरेक्ट फ़्लाइट्स या फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स दोनों ही चूज़ कर सकते हैं। फ़्लाइट प्राइजेज़ एयरपोर्ट, सीज़न और एयरलाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेरी करता है, पर अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ले लेनी चाहिए, जिसका कॉस्ट अराउंड 31,000 के अप्रॉक्स आता है। फ्लाइट टिकट का प्राइस मैं ढूंढ कर वीडियो में अटैच भी कर दूंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो अगर आप बैकपैकर हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, तो आप हॉस्टल्स ले सकते हैं जिनका किराया करीब 1,000 रुपये होता है। और अगर आप एज अ कपल गए हैं या फिर एज अ फैमिली गए हैं तो आप होटल में भी रुक सकते हैं। इसका किराया करीब 2,000 के आसपास होता है। मैं अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो एयरबीएनबी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको वहां का लोकल कल्चर देखने के लिए मिल जाता है घरों के द्वारा और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या फिर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो एयरबीएनबी एक मस्ट ऑप्शन है। इसका कॉस्ट अराउंड 3,000 के आसपास पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट टॉपिक की, और ये है फूड। जर्मनी में फूड अफोर्डेबल से लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मिलता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो चलिए स्ट्रीट फूड और स्नैक्स की बात करें तो यहाँ पर स्नैक्स आपको 300 से 500 के बीच में मिल जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सॉसेज विथ करी सॉस, जिसे करी वर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप डोनर कबाब भी वहाँ पर खा सकते हैं। दूसरा है कैजुअल डाइनिंग, यानी कि रेस्टोरेंट्स में खाना खाना। यह आपको करीब 1000 से 1500 के बीच में पड़ेगा।
थर्ड है फाइन डाइनिंग, यानी कि 3 कोर्स मील एक जन के लिए, ये आपको करीब 2000 से 3000 के आसपास पड़ेगी। ड्रिंक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, तो आप यहाँ पर बियर और वाइन टेस्ट कर सकते हैं। बियर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चर है, तो वो आप ज़रूर से टेस्ट करेगा। इसका कॉस्ट 5 यूरो से 15 यूरो के आसपास रहता है, यानी कि 500 से 1000 रुपए के आसपास। वैसे जर्मनी में फूड प्राइजेस सिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। बड़ी सिटी जैसे कि बर्लिन और मुनीच में प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई मिल सकते हैं, स्पेशली टूरिस्ट एरियाज़ में। और अगर आप लोकल ईटरीज और स्ट्रीट फूड लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बजट में होता है। इन जनरल आपको जर्मनी में एक मील का कॉस्ट अराउंड 500 रुपये देना पड़ जाएगा। अब हम किसी नई कंट्री जाते हैं तो हमें आसपास घूमने के लिए कोई ना कोई साधन की ज़रूरत पड़ती है। तो जर्मनी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट है और आपको इजी ट्रैवल ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर ट्रेन्स चलती हैं जिनको ICE यानी कि फास्ट ट्रेन्स कहते हैं। यहाँ पर रीजनल ट्रेन्स भी चलती हैं बड़े बड़े टाउन्स के बीच में। आप यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और आप मेट्रो स्टेशन पर जाकर भी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ का जो ऑनलाइन ऐप है उसका नाम है ड्यूश बाहन। आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ, मैं लिख दूंगी नाम, तो आप उससे टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मेजर सिटीज़ में मेट्रो, जिसे यू बान कहते हैं, ट्राम्स और बसेस भी अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड डे पासेस भी मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये अलग अलग टाइम के हिसाब से होते हैं, कुछ 3 दिन के लिए, कुछ 1 हफ्ते के लिए, कुछ 1 महीने के लिए। तो मैं गेस कर रही हूँ कि आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो ये पास आपको 3500 से 5000 के आसपास मिल जाएगा। ये पास आप सिटी के मेट्रो स्टेशन या फिर ट्रेन स्टेशन से खरीद सकते हैं। अगला ऑप्शन है बसेस। फ्लिक्स बस जैसे बजट फ्रेंडली बसेस आपको सिटीज़ के बीच ट्रैवल करने का ऑप्शन देती हैं। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होती हैं, तो आप बस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्सीज बुक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसका कॉस्ट अराउंड 3000 से 5000 के अप्रॉक्स आपको लगेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्कूटी भी बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 500 रुपीज़ पर डे लगता है। इसके अलावा अगर आप कोस्टल एरियाज़ में हैं तो आप रिवर्स के लिए फेरीज भी बुक कर सकते हैं। इसका कॉस्ट डिपेंड करता है कि कितना लंबा रास्ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिम की, क्योंकि हमारी इंडियन सिम तो वहाँ नहीं चलने वाली है। तो जर्मनी में सिम कार्ड लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है और आप अपनी ट्रैवल नीड्स के हिसाब से प्रीपेड या फिर पोस्ट पेड सिम कार्ड चूज़ कर सकते हैं। यहाँ के कुछ पॉपुलर मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं टेलीकॉम, वोडाफोन और O2। आप जर्मनी के एयरपोर्ट पर सिम कार्ड डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। इसीलिए आप सुपरमार्केट या फिर वहाँ के लोकल मोबाइल स्टोर से सिम कार्ड खरीदें। आपको सस्ता भी पड़ेगा और एफिशिएंट भी पड़ेगा, और आप अलग अलग तरीके के सिम कार्ड्स को एनालाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होगा, क्योंकि जर्मनी में सिम कार्ड्स को रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है। सिम कार्ड आपको करीब 1500 से 2000 के आसपास पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। चलिए अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, और ये है ट्रैवल इंश्योरेंस। जर्मनी में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि शेंगन वीज़ा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी ट्रिप को सिक्योर करने के लिए असेंशियल है, और जर्मनी जैसी कंट्री में हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए इंश्योरेंस करा कर ही जाइएगा। इंश्योरेंस कराने से आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हम जर्मनी में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो हमारी पहली जगह है बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल सिटी भी है। आप यहाँ पर ब्रांडेनबर्ग गेट घूम सकते हैं। ये बर्लिन का आइकॉनिक लैंडमार्क है, जो सिटी का सिंबल भी है। आप यहाँ पर बर्लिन वॉल मेमोरियल घूम सकते हैं, ये एक हिस्ट्री का पार्ट है। आप यहाँ पर रैटस्टेंग बिल्डिंग जा सकते हैं। ये जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जहाँ से आपको सिटी का एक बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है। इसके अलावा आप म्यूजियम आइलैंड भी जा सकते हैं। ये वर्ल्ड क्लास म्यूजियम का क्लस्टर है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हमारी दूसरी जगह है मुनीच। मुनीच में आप मैरियन प्लेट्स जा सकते हैं। ये मुनीच का सेंट्रल स्क्वायर है, जहां आपको ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा आप कैसल जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा आप इंग्लिश गार्डन जा सकते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्बनिक पार्क है। और आप अक्टूबर फेस्ट जा सकते हैं। अगर आप ऑटम में जा रहे हैं तो ही आपको ये फेस्ट देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत बड़ा बियर का फेस्टिवल होता है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तीसरी जगह है फ्रैंकफर्ट। यहाँ आप रोमर स्क्वायर जा सकते हैं, मेन टावर जा सकते हैं और पल्मन गार्डन जा सकते हैं। हमारी चौथी जगह है हैम्बर्ग।
आप यहाँ पर मिनिएचर वंडरलैंड जा सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे एग्जीबिशन मॉडल है। दूसरा, आप हर्बर क्रूज जा सकते हैं। क्रूज तो आपको पता ही होगा क्या होता है। इसके अलावा आप सेंट माइकल्स चर्च जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत बड़ा चर्च है। अब हमारी पांचवी जगह है हैडलबर्ग। आप यहाँ पर हैडलबर्ग कैसल जा सकते हैं। ये एंशियंट कैसल हिल टॉप पर सिचुएटेड है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप ओल्ड ब्रिज जा सकते हैं। इसके अलावा आप फिलोसोफेनबेक भी जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर रिवर साइड पर वॉकिंग पाथ है। अब हमारी सातवीं जगह है ड्रेसडेन। आप यहाँ पर विंगर पैलेस और सैम्पर ओपेरा हाउस घूम सकते हैं। आठवीं जगह है द ब्लैक फॉरेस्ट। यहाँ पर आप ट्राइबर्ग वाटरफॉल जा सकते हैं, बेडन जा सकते हैं, सीनिक ड्राइव्स ले सकते हैं और हाइकिंग ट्रेल्स को घूम सकते हैं। हमारी नौवीं जगह है द रोमांटिक रोड। आप ये सीनिक रोड ड्राइव कर सकते हैं जो बवेरिया के ब्यूटीफुल टाउन्स और कैसल से गुजरती है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। 10वीं जगह है लेक कॉन्स्टेंस, जिसे बुडेंसी भी कहा जाता है। ये एक सीरीन लेक है जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है। आप यहाँ पर बोट राइड कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और हाइकिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। हमारी लास्ट जगह है नूरेनबर्ग। नूरेनबर्ग एक कैसल है, एक हिस्टोरिकल कैसल जहाँ से सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है। इसके अलावा भी जर्मनी में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, तो आप उनको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए, हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं टोटल बजट के बारे में। तो अगर हम अकोमोडेशन, फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा, खाने पीने और घूमने फिरने सबका खर्चा निकालें तो हमारा टोटल बजट बन के आएगा अराउंड 70,000 के आसपास, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है जर्मनी जैसे देश के लिए। तो आप एक हफ्ता घूमकर आ सकते हैं, बहुत सारी नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोबारा ज़रूर आइएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।